नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपने मम्मी पापा से मिल आऊं, पर समय ही नहीं मिल पाता था। बहुत कुछ सोचने के बाद आज मैं जाने का निश्चय किया और आज मैं शनिवार की शाम ऑफिस से ही एक रात मायके में रुकने आ गई। प्रीति दीदी भी 2-3 दिनों के लिए आई हुई थी। सोचा सबसे जी भर कर बातें करूंगी, पर मेरे पहुंचने के घंटे भर बाद भी आशुतोष का फोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बात की। आशुतोष ने फोन करके बताया कि तेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे यह जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज नजर आ रही थी। मैं फौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे 1 घंटा भी नहीं हुआ कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। प्रीति दीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ से यहाँ एक रात रुकने की इजाज़त मांगी थी, तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी तुम्हारी मौज है जो सास ससुर के झंझटों से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब होता जा रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। प्रीति दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे वे मेरी शादी के महीने भर बाद भी देती आ रही हैं। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास न सासू माँ जाने को राजी है और न बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खफा होकर आशुतोष ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है दीदी। तू आशुतोष की तलाक देने की धमकियों से मत डर, क्योंकि हम सबको साफ दिखाई देता है कि आशुतोष तुझ पर जान छिड़कता है। वह ऐसा करेगा ही नहीं। प्रीति ठीक कह रही है। तुझे आशुतोष को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बात ना कर। माँ भड़क उठी। तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ 1 दिन को बाहर निकली है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ मेरी जिंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है। मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। यह कहकर अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। निशा तू इतना डर क्यों रही है? देख आशुतोष ने तेरे फौरन वापस आने की बात एक बार भी माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की बहुत कोशिश शुरू की। दीदी अगर मैं नहीं गई तो उनका मूड बहुत खराब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सबका समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी व जीजा जी कार से वापस छोड़ने गए। अपनी नाराजगी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देखकर आशुतोष चौंकते हुए बोले, अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़ी ही फोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नजरअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे एक दिन भी अपने चैन से अपने मम्मी पापा के घर पर नहीं रहने दिया। क्या एक दिन के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस बुलाना नहीं था तो फोन ही क्यों किया? फोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था यार। क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना और दूसरी तरफ वो देखने लगे। उनके आगे बोलने का इंतजार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज में उनसे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसमी बुखार से इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फोन कराया आपने? सासू माँ बोली, मैंने एक बार भी आशुतोष से नहीं कहा कि तुझे फोन करके बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। सासू माँ फौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई।
इनके लिए मैं तो खाना साथ लाई हूँ, आपने क्या खाया है? मैं सुबह जो दाल बनाकर, मेरा मन कोई दाल वाल खाने का नहीं कर रहा है, उन्होंने नाराज लहजे में जवाब दिया। तो बाजार से समोसे या छोले भटूरे मंगवा दूं? बेकार की बातें करके तू मेरा दिमाग मत खराब कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है, जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी जोर से चिल्लाने और लड़ने की ताकत है, वह बीमार हो ही नहीं सकता है। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तू मुझे और ज्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं आशुतोष से बोली, आप खड़े खड़े हमें क्यों देख रहे हैं? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो मम्मी जी के माथे पर? इन्हें बहुत तेज बुखार है, सर एकदम तप रहा है। मैं अभी गीली पट्टी रखता हूँ, कहकर वे बड़बड़ाए से रसोई की तरफ चले गए। माँ जी, मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वे नाराज ही बनी रही। मैं भी फौरन भड़क उठी, आपको भी मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोल कर सुन ले कि यह मेरा घर है और मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तुझसे मेरे काम नहीं होते तो मत किया करो। बेकार की बकवास से मेरा समय बर्बाद करने के बजाय यह बताओ कि क्या चाय पिएंगी? मैंने अपने माथे पर ऐसे हाथ मारा मानो बहुत तंग हो गई हूँ। तू मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? यह सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज में पूछा। अब मैंने क्या गलत कहा है? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझसे जिंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तुरंत रसोई की तरफ चल दी। मैं रसोई में आकर दिल खोलकर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी व चाय बनाने में लग गई। कुछ देर बाद पीछे से आकर आशुतोष ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और भावुक होकर बोले, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फौरन चली आई। वैसे सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाई। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रहे हो? मैंने उचक कर उनको चूम लिया। तुम जबान की कड़ी हो पर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सचमुच दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। तो कमरे में मेरे लौटने से पहले सो मत जाना। अपने प्रोग्राम को गड़बड़ कराने की कीमत तो पक्का मैं आज रात को ही वसूल करूंगी। मैं उनसे लिपट कर गले लग गई। आजकल तुम्हें समझना मेरे बस की बात तो नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तो समझने की कोशिश करते ही क्यों हो? जाओ जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो। यह कहकर मैंने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर भेज दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके लिए एक पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा तीखा ही हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूती देने व दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो यह है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई हैं। अब वे अपने सुख दुख में मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच नकली व सतही शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खुश व संतुष्ट नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब हमारे झगड़ों व शिकायतों के कारण आशुतोष टेंशन में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है। सच तो यही है कि
इनकी खुशियों व विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने के लिए मैंने खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच हो रहे झगड़े में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं। महीने भर पहले दी गई मेरी इस चेतावनी के बाद वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते हुए देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम, कभी तो अपनी माँ की तरफ से बोला कर। मम्मी जी जब कभी इन्हें उकसाने को ऐसे डायलॉग बोलती है तो ये ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। सास ससुर से दूर रह रही अपनी प्रीति दीदी की मौज मस्ती से भरी जिंदगी की तुलना अपनी जिम्मेदारियों भरी जिंदगी से करके मेरे मन में इस वक्त गलत तरह की भावनाएं बुलबुला रही हैं। सासू माँ के ठीक हो जाने के बाद पहला मौका मिलते ही किसी छोटी बड़ी बात पर उनसे उलझकर मैं अपने मन की सारी खींच व तनाव बाहर निकाल फेंकूंगी और हमेशा अपने परिवार से मिलकर रहूंगी, क्योंकि परिवार के साथ मिलकर रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।